तो हाथ छोड़ दिया, लेकिन कमल के हुए जितिन। क्यों किया उन्होंने ये? इसमें किसका लाभ है? क्या भारतीय जनता पार्टी का लाभ है या जितिन प्रसाद का लाभ है? जो वो कांग्रेस में नहीं कर पाए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में कर पाएंगे? 2022 के चुनाव से पहले की क्या ये है रणनीति? आइए एक नजर डालते हैं कि ये फैसला किस तरीके से जमीन पर अपना असर दिखा सकता है। तो सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी के जो जितिन हुए हैं इसके क्या मायने हैं। देखिए, राज्य में पार्टी को एक ब्राह्मण चेहरा मिल सकता है अगर उनको बनाया जाए तो। यह सबसे बड़ी बात है कि अगर ब्राह्मण समीकरण को ठीक करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक ब्राह्मण चेहरा बन सकते हैं। इससे उम्मीद ये की जा सकती है कि ब्राह्मणों की नाराजगी दूर होगी कि ब्राह्मण एलिवेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक तर्क ये है कि बीजेपी के पास अपने ही बहुत सारे ब्राह्मण हैं, बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। योगी पर ठाकुरवाद के जो आरोप लगे हैं उनको कमजोर करने के लिए आप एक चेहरा लेकर के आए हैं, तो क्या यह रणनीति काम आएगी चुनाव में? यह एक बड़ी बात है। कांग्रेस में बिखराव का संदेश देने में कामयाबी, अब यह कर ले जाने में शायद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वाहवाही देगी कि हम ये करने में सक्षम रहे, ये संदेश लोगों तक पहुंचाने में सक्षम रहे कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अपनी टीम के करीबी सदस्य ही उनके नहीं हुए तो फिर वो कैसी टीम? तो शायद ये मकसद हो उसके पीछे कि किस तरीके से कांग्रेस बिखरी हुई है वो जनता तक पहुंचाएं। अब ये मध्य यूपी में पार्टी को मजबूती देने में मददगार होंगे, क्योंकि ये शाहजहांपुर इलाके से आते हैं। धौरारा से इन्होंने चुनाव जीता था 2009 में, उसके बाद नहीं जीत पाए। लेकिन क्या वो वहां पर पार्टी को मजबूत और कर सकते हैं, खासतौर से अब के इन समीकरणों में, इस हालत में? राज्य में हो सकता है इनको कोई बड़ी भूमिका मिल जाए, क्योंकि अभी कैबिनेट रिशफल होना है, और अगर कैबिनेट रिशफल होगा तो क्या उसमें इनको लाया जाएगा? बड़े नाम है, बड़ा चेहरा है। राज्य में आपको पता होना चाहिए कि 12% ब्राह्मणों को प्रयास यह किया जा सकता है कि उनको साधना आसान हो जाए। ब्राह्मणों के बिना बहुत मुश्किल होता है चुनाव जीतना। 12%, और वो भी बहुत ही वर्चस्व रखने वाले 12% वोट बैंक है ये। मायावती ने 2007 में ब्राह्मण और दलितों को साथ में ला करके सरकार बना ली। अब आप सोच लीजिए, इतने महत्वपूर्ण। 2022 विधानसभा चुनाव में क्या जितिन प्रसाद उसी सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी को एक टाइम पर ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था, लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है। वहां पर अगर आप लोगों से बात करें, ब्राह्मण नाराज बताए जाते हैं या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन बताए जाते हैं। तो यह है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अब आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस की तरफ से इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो जितिन ने साथ छोड़ा, हाथ छोड़ा। जितिन के जाने से कांग्रेस की छवि को तो बिल्कुल 100% झटका लगा है, क्योंकि इतने करीबी थे, करीबी दिखते थे। एक बार पहले भी वो जाना चाहते थे, रुक गए प्रियंका और राहुल के कहने पे, अब की नहीं रुके। राहुल और प्रियंका गांधी पर भरोसे को लेकर के सवाल उठेंगे कि आपका कैसा रसूख है, आपका कैसा जलवा है पार्टी में कि आपके करीबी छोड़ जा रहे हैं। कांग्रेस में स्थापित चेहरे कम हो रहे हैं। ऐसे में आप चुनाव में क्या रणनीति लेकर के जाएंगे? क्या मनोबल रहेगा? जितिन के समर्थक हो सकता है बीजेपी में वो भी चले जाएं। अब वो उस तरीके से नहीं है उनके समर्थक जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के थे कि एमएलएज ही चले गए, लेकिन यहां पर हो सकता है उनके समर्थक चले जाएं। ब्राह्मण बहुल क्षेत्रों में क्या चुनावी नुकसान हो सकता है? जितना नुकसान पहले से ही है कांग्रेस को, उससे ज्यादा हो सकता है। यह एक बड़ी बात है। युवा पीढ़ी के नेताओं का क्या मनोबल गिरेगा? ये सब सवाल हैं जो कि सामने आते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। तो आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। रीटा बहुगुणा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रीटा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप भी कुछ परिस्थितियां थीं जिसमें आप कांग्रेस पार्टी से निकली, आप भी बेहद करीबी मानी जाती थीं, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसी परिस्थिति हुई जिसको आप कई बार बयान कर चुकी हैं कि आपको वो पार्टी का साथ छोड़ना पड़ा। आपको लगता है कि बिल्कुल यही परिस्थितियां जितिन के लिए भी थी? देखिए, मैं आपकी कमेंट्री सुन रही थी और ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का
जो महत्व है वो समाप्त होता जा रहा है। और जितने भी राष्ट्र के प्रति समर्पित नेतृत्व हैं या कार्यकर्ता है, वो एक एक करके पार्टी को लंबे समय से छोड़ रहा है। 2016 में मैं हटी थी, हेमंत बिस्वा जी उससे और पहले निकल गए थे, और फिर धीरे धीरे देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जाना, अब जितिन प्रसाद जी का जाना, और हाशिए पे इतने लोग बैठे हैं जो कि कहीं ना कहीं अपनी पुराने कमिटमेंट की वजह से वहाँ हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ना तो नेतृत्व रह गया है कांग्रेस पार्टी में और ना ही उसको दिशा है। को केवल नकारात्मक राजनीति इस समय चल रही है। पूरा विश्व पैंडेमिक से घिरा हुआ है। भारत में कितना काम करने की आवश्यकता है सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, लेकिन रोज सिर्फ मोदी जी को बुरा कहना, सरकार की नीतियों को कहना, और चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे अंदरूनी नीति हो, आंतरिक नीति हो। और जब हमारे वैक्सीन बनाने पर देश के हमारे वैज्ञानिकों का भी इन्होंने मजाक उड़ाया, उसका भी इन्होंने संदेह पे एक प्रश्न चिन्ह लगाया वैक्सीन पर, तो देखिए होता जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक पे इन्होंने बोला था, अर्थव्यवस्था के बारे में गलत बोला, विदेश नीति बोला, तो मैंने छोड़ा पार्टी। आज जितिन आए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। जितिन युवा भी हैं, और जितिन केवल ब्राह्मण नेता हैं इसलिए आ रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप उठाइए तो हर जात के लोगों का सम्मान है, और सबका साथ सबका जो है वो विकास कोई ऐसी मात्र नारा नहीं है, यथार्थ रूप भी धारण कर रहा है। पता नहीं क्यों लोग इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं। आप देखिए हमारे डीजीपी ब्राह्मण, हमारे चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण, हमारे कई सारे जितने प्रमुख सचिव हैं वो ब्राह्मण। तो जब प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मण बैठे हुए हैं और अन्य जाति के लोग भी हैं, तो ये जो अफवाह है ना, ये समाज को बांटने वाली अफवाह है। नरेंद्र मोदी जी के पीछे सब हैं, विकास के नाम पर हैं, उनकी निष्ठा के नाम पर हैं, उनकी ईमानदारी और मेहनत के लिए हैं, और उन्होंने भारत के स्तर को इतना उठाया है। योगी जी को देखिए, बीमार होते हुए भी उन्होंने 18 अपने कमिश्नरी का दौरा किया। कोविड के द्वितीय लहर को करते करते कितने जल्दी उन्होंने 2-3 हफ्ते के अंदर पकड़ने का, और उसको भारतवर्ष में। महाराष्ट्र की हालत देखिए, आज भी सबसे खराब प्रांत है जहाँ तो कोविड का सवाल है, लेकिन यहाँ पर संभाला सवाल आपसे इसलिए तो पूछ रहा चाहे हूं, वो केंद्र की नीतियां हो, चाहे कुछ हो, यूपी अच्छा काम कर रहा है, तो ये सोचिए ऐसे डेस्परेशन नहीं है। मैं सवाल एक जात का नेता ला रहे पूछना चाहता हूँ रीटा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने कांग्रेस के नेताओं से भी बात की कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं। अब पार्टी की क्या हालत रही है वो तो किसी से छुपी नहीं है, सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सन 80 से लगातार पार्टी का पतन ही होता चला जा रहा है। लेकिन जो लोग कांग्रेस छोड़ करके हाल फिलहाल में बीजेपी गए हैं, उनका क्या हाल है, इस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। अब अगर आप मुझे इजाजत दें, मेरे पास कुछ नाम हैं और मैं वो नाम पढ़ना चाहता हूं। उसमें कांग्रेस ने आपके नाम का भी जिक्र किया, उसमें संजय सिंह का भी नाम, अमृता सिंह का भी नाम, और भी तमाम वो नाम लिए चले जा रहे थे। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर जाएं, और भी कई नेताओं के नाम। कांग्रेस का यह कहना है कि आपने तैश में आके छोड़ तो दिया, लेकिन बीजेपी में हासिल क्या किया? सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर और जो सरकार की सही नीतियां चल रही हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनको जमीन तक पहुंचाने के लिए हम ही तो माध्यम हैं। क्या कमी हुई? विधायक बनी, मंत्री बनी, अब सांसद बनी हूं। आप उनकी दृष्टि से मत देखिए, जो लोग बीजेपी में, आप उनकी दृष्टि से देखिए। हमें संतोष है कि हम एक ऐसी पार्टी में है जिसका कार्यकर्ताओं का आधार बहुत ही विस्तृत है। हम एक ऐसी पार्टी में है जहां बूथ से लेकर और प्रदेश तक और केंद्र तक हर नेता को भी कार्यकर्ता बुलाया जाता है, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कहीं भी पहुंच सकता है, जहां सम्मान है और जहां दिशा है, जहां नीति है, राष्ट्रवाद लेकर और राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाने का एक संकल्प है, सकारात्मक राजनीति है। और कांग्रेस में नकारात्मक राजनीति, वहां पर दिशाहीनता, सिद्धांत विहीनता और नेतृत्व विहीनता, ये सब कुछ था। तो राजनीति में अगर आज हम चाहे साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी होते, सांसद हूं मैं, कौन सी कमी है मुझे, और अगर साधारण कार्यकर्ता भी होते तो हमें संतोष होता कि सकारात्मक सोच के राष्ट्र निर्माण का काम करने वाली पार्टी में मैं हूं।
तो आप उनकी दृष्टि से मत देखिए। हर चीज पाने के लिए नहीं होती है, संतोष के लिए होती है। हम राजनीति में आए थे जनसेवा के लिए और भरपूर अवसर हमको मिल रहा है जनता से जुड़कर उनके दुखों को। रीटा जी, आपसे यही पूछना चाहता हूं कि अगर राजनीति कुछ पाने के लिए नहीं थी तो पद तो, अब जैसे आपके बारे में भी ये चर्चा हुई, तो आप यूपीसीसी की अध्यक्ष रही, अब पद में और पाने में कोई कमी नहीं थी, जनता की सेवा आप वहां पर भी कर सकती थी। लेकिन इस तरीके से, और अब हम जितिन प्रसाद के संदर्भ में आते हैं, अगर कुछ पाने की चेष्टा नहीं थी तो फिर उन्होंने छोड़ा क्यों? जो पार्टी में कर रहे थे वही करते रहते। जैसे उन्होंने ब्राह्मण चेतना मंच बनाया, उस मंच में तो कुछ वो कर नहीं पाए, तो सवाल तो उठाए जाएंगे ना कि आप कर क्या पाए, और अब आप जहां जा रहे हैं वहां क्या कर लेंगे? उनकी चेतना तो जागृत हुई। चेतना इस बात की कि हम राजनीति में क्यों हैं। हम राजनीति में हैं कि हम जनता की सेवा कर सकें। हम राजनीति में हैं कि केंद्र की योजनाओं को भ्रष्टाचार विहीनता करते हुए उनको जनता तक पहुंचाएं। जितिन भी वही करेंगे। जितिन जी ने आज बोला है कि भाई मेरा मकसद ये है कि मैं इर्द गिर्द अपने प्रदेश का, अपने जनपद के लोगों का भला कर सकूं। देखिए, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कहती हूँ, राजनीति सिर्फ पाने के लिए, खोने के लिए नहीं होती है। कौन एक लोकतंत्र में उस पार्टी में रहना चाहेगा? अब G23 बना, बड़े बड़े नेता जो 50-50 साल पार्टी में रह चुके हैं वो भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप देख लीजिए 2014 का चुनाव खत्म हुआ, तय ही नहीं कर पाई पार्टी कि हमको किस दिशा में चलना है। हर चीज देखिए, नकारात्मक राजनीति, लोकतंत्र में राष्ट्रीय पार्टियां मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस भी अगर मजबूत होगी तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी, परंतु अगर वो खुद ही नहीं मजबूत होना चाहते, आप बताओ नकारात्मक राजनीति से कभी कुछ हो सकता है? आप जब आप अपनी वैक्सीन को तक प्रश्न चिन्ह लगा दें, अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति अपनी जो नीतियां हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगा दें, कभी ऐसा लगे चीन के पक्ष में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में एकदम सब पॉजिटिव राजनीति होती है और आप भारतीय जनता पार्टी में बस एक दूसरे की पॉजिटिविटी या सकारात्मकता ही देखते रहते हैं। हर राजनीतिक दल कहीं ना किसी लेवल पर साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव करता रहता है, उसमें बीजेपी भी सम्मिलित है। लेकिन आप आई, आपने अपने विचार रखे। रीटा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कि क्या करेंगे जितिन प्रसाद, मंत्री बनेंगे या क्या करेंगे, ये पता चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जो भी बनेंगे नहीं भी बनेंगे वो सेवा करेंगे, मैं जानती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका भी पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे। वो क्या सोच रहे हैं, उनको चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले क्या समझते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तहसीन पूनावाला के पास चलते हैं। तहसीन जी, आप किस तरीके से देखते हैं इसको, कांग्रेस पार्टी पर इसका असर, बीजेपी में उनका असर? एक तबका ये भी है जिनका ये मानना है कि वो कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं बनेंगे, उनको लाया इसलिए गया है ताकि सिर्फ राहुल, सोनिया और प्रियंका को नीचा दिखा सके। नहीं, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ संगीत जी। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि जितिन प्रसाद जी एक बड़ा चेहरा थे, और अगर वो बड़ा चेहरा नहीं होते तो यूपीए उनको 2 बार मिनिस्टर क्यों बनाती। तो इसमें हमें इन चीजों में नहीं गिरना है। देखिए, मुझे 2 बातें रखनी है। इससे जरूर कांग्रेस को नुकसान होगा, दिक्कत होगी चुनाव के दौरान। लेकिन मुझे ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछना है कि जब भी आपके साथ या किसी और चैनल पर मैं डिबेट पर बैठता, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि होते वो हमेशा कहते हैं कि परिवारवाद है कांग्रेस में। आज वही पार्टी, जितने भी कांग्रेस के नेता है, चाहे फिर वो ज्योतिरादित्य जी हो, जितिन प्रसाद जी हो, जो एक परिवार से आते, वरुण गांधी जी ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद से कोई दिक्कत नहीं थी, गांधी परिवार से दिक्कत है। और गांधी परिवार से क्यों दिक्कत है? क्योंकि भारत के इतिहास में अगर किसी परिवार ने भारत के लिए, आजाद भारत के लिए कोई शहीद हुआ है, शहादत दी है, वो गांधी परिवार है। इसलिए आरएसएस और भाजपा उनसे जलते, उन्हें गांधी परिवार से नफरत है। अब इस बात को हम सिद्ध कर लेते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, जितिन प्रसाद जी को 10 साल मिले, यूपीए ने उनको काफी मौके दिए, अब वे वहां चले गए, वे सेवा करे प्रदेश की, देश की, ऐसी में उम्मीद करता हूं। लेकिन ये चीज कहना कि इससे कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि क्या आज जो आदित्यनाथ जी और मोदी जी के बीच में लड़ाई चल रही है,
जो युद्ध चल रहा है, एक दूसरे की तस्वीरें निकाल रहे हैं फेसबुक और ट्विटर से, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी? तो देखिए, ये चीजें चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। मैं जितिन प्रसाद जी को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। ठीक है तहसीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका विश्लेषण सटीक था। आपने सब लोगों के समक्ष ये रखा अपना विश्लेषण। अब देखना ये है कि जितिन प्रसाद क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी में, ये सबसे बड़ा सवाल है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।